आई ऑलमोस्ट क्विट ट्रेडिंग, बट फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी ही चेंज हो गई। मेरा मैं कैसे ताहिर, आज हम बात करेंगे किस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट ट्रेडिंग छोड़ दी थी। मैंने पूरा डिसाइड कर लिया था कि अब मैं ट्रेड करना छोड़ दूंगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैंने वापस ट्रेडिंग के अंदर कम बैक किया। सबसे पहले अगर आपको बैक स्टोरी बताऊं तो मैंने ट्रेडिंग कब स्टार्ट की थी। ट्रेडिंग से पहले मैं कुछ बिजनेस ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन उन बिज़नेस में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। आप कह सकते हैं कि उन बिज़नेस के अंदर मेरा पैशन नहीं था। फिर मैंने कहीं से जो है वो ट्रेडिंग के बारे में सुना, टू बी मोर प्रिसाइज़ मैंने आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के बारे में सुना था। उस टाइम मुझे नहीं पता था इस चीज़ को आर्बिट्रेज कहते हैं, लेकिन मैंने बस सुना था कि ऐसे हम पैसे कमा सकते हैं। जब मैंने पहली बार चार्ट को देखा था, तो मुझे लगा कि हाँ, यही शायद मेरा पैशन है और मैं इसी के अंदर आगे जाके कुछ करूँगा। मैंने कभी भी पैसे के इंड्यूसमेंट में आके ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की थी, बल्कि मुझे अंदर से एक पैशन था ट्रेडिंग के लिए और फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो है थोड़ा बहुत कोई यूट्यूब से वही आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सीखी और मैंने जो है वज़ीर एक्स के अंदर अकाउंट खोला और उसके अंदर एक छोटा-सा कैपिटल जो है वो डिपॉज़िट किया। लेकिन वो कैपिटल क्या हुआ, उस कैपिटल के अंदर सबसे पहले मैंने यूना कॉइन के अंदर ट्रेड किया था, जिसके अंदर मैंने सिंगल डे के अंदर 20% का रिटर्न बनाया था। मैंने भी वही ट्रेडर्स वाला हिसाब लगाया कि अगर मैं 1 दिन में इतना कमा रहा हूँ, तो पूरे महीने में अगर मैं 30 दिन ट्रेड करता हूँ, तो मैं कितने पैसे कमाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, वो कैपिटल हो गया ज़ीरो। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर इसमें इंटरेस्ट भी है तो इसको पर्टिकुलरली अच्छे से सीखते हैं, तब जाके प्रोफेशनली करते हैं। उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली 6 से 8 महीने दिन के 12 घंटे में एक ही कमरे में होता था। मेरे से जितना नॉलेज हो सकता था, मैंने जो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की, उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी था और उसके अंदर सारा टेक्निकल एनालिसिस भी था। उस टाइम पर मेरी साइकोलॉजी तो नहीं बनी थी, लेकिन हाँ, मुझे ठीक-ठाक ट्रेडिंग की नॉलेज आ गई थी। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग की ऑप्शन बाइंग के साथ, क्योंकि जिनसे मैंने सीखा था उन्होंने कहा था कि पहला अकाउंट जो है वो हर एक ब्लो करता है, इसलिए कैपिटल कम डालना है। मैंने आई थिंक 5 कि 6,000 रुपए डाले थे, जिससे मैंने एक लॉट निफ्टी का कॉल साइड का बाय किया था। उससे मेरा 462 रुपीज़ कि 400 को 92 रुपीज़ ऐसा ही कुछ का प्रॉफिट हुआ था। मैं बहुत खुश हो गया और पहला ही मंथ मैंने ट्रेडिंग का जो प्रॉफिटेबल निकाला। उसका रीज़न ये था कि मेरे पास नॉलेज अच्छी थी और मैंने नॉर्मल ट्रेड करने से पहले काफ़ी टाइम 2-3 महीने डेमो ट्रेड किया था, डेमो ट्रेड में प्रॉफिटेबल था। उसके अलावा मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा था, मैं 1%, 2%, 3% ज़्यादा रिस्क पर ट्रेड नहीं लेता था। जो चीज़ मेरे पास नहीं थी वो थी साइकोलॉजी। फिर मैंने पहला मंथ जो प्रॉफिटेबल निकाला और दूसरे मंथ मैंने ओवर कैपिटल आई थिंक 20-25 हज़ार के आस-पास ऐड किए और जो प्रॉफिट था वो तो था ही। उसके ऊपर मैंने अच्छा खासा 20-30% का रिटर्न बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया काम, मैंने एक बहुत ही बड़ा अमाउंट डीमैट अकाउंट के अंदर डाला, क्योंकि मुझे लगने लगा कि मैं सेम परसेंटेज अगर बड़े कैपिटल पे निकालूँगा, तो मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। वहाँ पे ग्रेड थी, लेकिन हुआ क्या, पहले तो क्या हुआ, जितना मैंने प्रॉफ़िट किया था, वो सारा ज़ीरो हो गया। उसके मैंने जो पहला और दूसरा राउंड कैपिटल का उठाया था, वो भी गया। अब जो मैंने तीसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट डाला था, वो भी अब आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगा। जैसे मुझे लगने लगा कि हाँ, यहाँ पर मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैंने अभी साइकोलॉजी के अंदर इतना ट्रेन नहीं हुआ हूँ मैंने जो है वो कैपिटल विथड्रॉल किया। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि इधर तक मेरा बिगिनर्स लक चल रहा था। उसके बाद रियल ट्रेडिंग क्या होती है, वो मुझे समझ आई। तब से लेकर आगे आने वाले 2.5 साल तक मैंने कंटिन्यूअसली लॉस किया। खाली इतना हुआ कि इस दौरान मैंने एफ-एन-ओ छोड़ दिया, मैं फॉरेक्स के अंदर आ गया। जिस दिनों मैं एफ-एन-ओ ट्रेड करता था, मैं उन दिनों भी गोल्ड का चार्ट कंटिन्यूअसली देखता था। मैंने सोचा कि मैं गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि एफ-एन-ओ के अंदर डेरिवेटिव का चार्ट अलग चलता था, स्पॉट का चार्ट अलग चलता था। डेरिवेटिव मेरा लॉस कभी-कभी हो जाता था, लेकिन स्पॉट में मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता था। इसके अलावा मैं खाली और खाली पहले से ही एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करता हूँ, तो जैसे ही बैंक निफ्टी बंद हो गई, फिर जब मेरे पास बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए बचा ही नहीं, तो मुझे मजबूरन फॉरेक्स के अंदर शिफ्ट होना पड़ा। फिर मैंने लाइव अकाउंट भी लाए और मैंने फंड अकाउंट के ऊपर भी ट्रेड किया। लाइव अकाउंट भी ब्लो हुए और फंड अकाउंट तो हुए ही हुए। उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि मुझे समझ आ गया कि मैं रैंडम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ। मैं सपोर्ट पे जो हूँ बाई कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस पे जो है सेल कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बाई कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे सेल कर रहा हूँ। मैं कुछ भी कर रहा था, मैं कभी बाय लेता था, कभी सेल लेता था और ओवर ट्रेडिंग तो करता ही था। फिर एक ऐसा पॉइंट आया, मैंने सोचा कि नहीं, एक काम करते हैं, एक ऐसा सिस्टमैटिक वे बनाते हैं, जिससे मैं कंटिन्यूअस एक प्रॉपर सिस्टम को फ़ॉलो करूँ, जिससे मुझे डायरेक्शन भी मिले कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, जिससे मैं ओवर ट्रेड भी ना करूँ और जिसके अंदर मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी या सेटअप को जो है प्राइस एक्शन के ऊपर ही जो उसको फ़ॉलो करूँ। उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं बनाऊँ क्या? उस टाइम मुझे एक बात याद आई, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, तब मेरे एकदम ट्रेडिंग का बिल्कुल आइडिया था कि मुझे कुछ करना है इसमें। अब जब मैं सीख रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा था
कि तुम इतनी चीज़ें ये जो सीख रहे हो, तुम इन सब चीज़ों को यूज़ करके करोगे क्या? तुम इनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करोगे? तो मैंने उसको कहा था कि मैं इन सब चीज़ों से मिलाकर ऐसा सिस्टम क्रिएट करूँगा, जिससे मुझे मार्केट की डायरेक्शन और सेल या बाय पॉइंट मिलेगा। वही बात मुझे याद है और जितना मैंने अभी तक सीखा था, उन सब चीज़ों को मिलाकर मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया जिससे मुझे इंट्राडे डायरेक्शन मिलती थी। उसकी विन रेट ऑलमोस्ट 70% थी। मतलब 10 में से 7 बार मुझे पता होती थी कि इंट्राडे में मार्केट ऊपर जाएगी या ओवरऑल नीचे जाएगी। उसके बाद क्या होता है, जब मैंने इस सिस्टम को 2-3 महीने कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड टेस्ट किया तो इसकी विन रेट काफ़ी अच्छी थी। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ जो स्किप कर दी वो ये थी कि मुझे देखना चाहिए था कि मुझे कौन से रूल इसके साथ फॉलो करने हैं और कौन-सा मुझे आरआर इसके साथ लगाना है ताकि मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहूँ। लेकिन प्रॉफिट करने के चक्कर में और एज मिलने के चक्कर में मैंने वो वाला जो स्टेप है वो स्किप कर दिया। मैंने सबसे पहले 1:2 के साथ गया, उससे मेरे काफ़ी अकाउंट ब्लो हो गए। फिर मैं एक ट्रेलिंग आरआर था मेरा, उसके साथ मैं गया, उसके साथ भी मेरा काफ़ी सारा लॉस हो गया। लेकिन इन्हीं दौरान मेरे पास एक फ्लोटिंग आरआर था। फ्लोटिंग आरआर मेरे पास क्या था, मेरे पास अपना एक एज था। मैंने देखा कि अगर मैं उसको अपने सिस्टम के साथ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो भी फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा था, उससे मैं कंटिन्यूअसली काफ़ी महीने से मैसिव प्रॉफिटेबल हूँ। यहाँ तक जब तक मैंने ये फ्लोटिंग वाला आरआर नहीं देखा था, जब मेरे सारे आरआर काम नहीं कर रहे थे, ओवरऑल ब्रेक इवन लॉस पे ही था, तो यहाँ तक मुझे ट्रेड करते ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गए थे और मैंने सोच लिया था कि अगर ये फ्लोटिंग वाला आरआर भी काम नहीं करता है, तो मैं ट्रेड करना ही छोड़ दूँगा, क्योंकि इसके मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी एज नहीं था। क्योंकि मैं किसी की स्ट्रैटेजी को मानता नहीं हूँ, किसी की हमें स्ट्रैटेजी कॉपी करनी चाहिए, हमें खुद का एज बनाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर वो वाला फ्लोटिंग आरआर भी काम नहीं करता, उसके बाद मेरे पास कोई भी एज नहीं था। लेकिन लकीली और मेरी हार्ड वर्क और गॉड की ग्रेस की वजह से वो वाला जो आरआर है फ्लोटिंग वाला, वो मेरे एज के साथ परफेक्टली काम किया और जब मैंने डेटा देखा जर्नल से, तो मैं काफ़ी महीने से उस सेटअप और उस आरआर के साथ कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल था। उसके बाद क्या होता है, मैं जैसे ही फंड अकाउंट लेता हूँ, तो मेरा अकाउंट जो है वो पास हो जाता है। पहले महीने में मैं उसके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को जो है कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद से मैं कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल हूँ। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में मुझे ऑलमोस्ट ढाई साढ़े 3 साल लग गए। उससे पहले मैं कंटिन्यूअसली लॉस में था, लेकिन उस लॉस के दौरान मैंने कितने अप डाउन देखे हैं, साइकोलॉजिकली भी, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, वो मुझे ही पता है। लेकिन उसके बाद जो जर्नी है, वो काफ़ी अच्छी होती है। और इतने सालों से जब से मैं उस एज के ऊपर अब ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअसली उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं रोज़ जब भी मुझे दिखता है कि इस एज के अंदर मुझे इस दिन पे या इस टाइम पर या एक छोटा-सा ट्वीक करने से इसकी ओवरऑल विन रेट और आरओई बढ़ सकता है, मैं वो कंटिन्यूअसली करता हूँ, उसको लिखता जाता हूँ और उसको फ़ॉलो करता हूँ। फिर ही मैं कहूँगा, एज होने के बावजूद भी जिस चीज़ ने मुझे प्रॉफ़िटेबल बनाया है, जो मेरे प्रॉफ़िटेबिलिटी का सेकंड पिलर है, वो है डिसिप्लिन, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट में हो या साइकोलॉजी में हो। यही 2 चीज़ें, एक तो आपके पास अपना एक एज होना चाहिए और दूसरी बात, आप एक डिसिप्लिन होने चाहिए कि मुझे अपने जो रूल्स है और अपनी जो साइकोलॉजी है उसको कंट्रोल में रखना है। साइकोलॉजी में इमोशन कंट्रोल रखने हैं और डिसिप्लिन में रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल रूल्स को फ़ॉलो करना है। जैसे मेरा एक रूल है, मैं कभी भी पहले तो 1% आरपीटी लेता था, अब 2% लेता हूँ। मैं जो हूँ कभी भी 2% से ज़्यादा स्टॉप लॉस ट्रेड में नहीं लेता। मैं दिन में 1 ही ट्रेड करता हूँ और मैंने आई थिंक पूरे पिछले 2 सालों से मैंने कभी भी दिन में 2 ट्रेड की ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे रूल्स के खिलाफ है। और इन्हीं 2 चीज़ों ने, डिसिप्लिन और एज ने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया। तो आई होप आज इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी और एंड में एक ही बात कहूँगा, आप चाहे ट्रेड करते हो, क्योंकि मुझे लगता है मोस्टली ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रही है, वो ट्रेडर्स ही होंगे। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको एक ही बात बताऊँगा कि लगे रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी भी आपने सैक्रिफाइस किए हैं, नॉलेज गेन की है या जितना भी आपने एफर्ट डाला है, वो एक साथ कंपाउंड होके आपको इतनी बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा कि आपने वो एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी और आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर क्या अप डाउन देखे और किस तरीके से प्रॉफिटेबल बने हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए ताकि मैं भी देखूं और बाकी ट्रेडर्स भी आपसे कुछ ना कुछ हेल्प ले सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।